नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रंगपुर अकेडमी पर। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम थी उस वजह से हम आपको पढ़ा नहीं पाए। आज से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली क्लास है स्टेट जीके और करंट की। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो कृष्ण मिशन की स्थापना आपको पता है कि हम स्वामी विवेकानंद हैं। हमारा आंसर क्या है? पहला, स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद के से इतने मेन फैक्ट बनते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनके बचपन का नाम पूछता है, इनके बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम क्या है इनके? नरेंद्र दत्तनाथ। क्या नाम है? नरेंद्र दत्तनाथ। इनकी दो पत्रिका थीं। कौन कौन सी पत्रिका थीं उनके बारे में देखते हैं। दो पत्रिका थीं इन्होंने चलाई थी। नंबर 1 प्रबुद्ध और नंबर 2 चलाई थी इन्हें उद्बोधन पत्रिका। दो पत्रिका चलाई थी। इनकी पुस्तक के बारे में देखते हैं। इनकी कौन सी पुस्तकें थीं, उन रचनाओं के बारे में देखते हैं। इनकी रचना थी नंबर 1 राजयोग और दूसरी थी कर्मयोग, और इनकी कर्मयोग ज्ञान योग। इनकी ज्ञान योग, इनकी ये रचना थी। और इन्होंने कृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब थी, मतलब कब की थी? डेट पूछता है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी इन्होंने की थी 1897। कब की थी? 1897 में इनकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और हमारा दूसरा ऑप्शन है, इसके बारे में देखते हैं, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? वो की थी आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? ये की थी 1875 ईस्वी में। कब की थी? 1875 ईस्वी में। और अब सी ऑप्शन हमारा, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। किसकी की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना। अब डेट पूछता है कब की थी? इन्होंने की थी 1828 ईस्वी में। कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। सही। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है हमारा लुम्बिनी, कुशीनगर, वैशाली, पावापुरी। कहाँ हुआ था? ये हुआ था जन्म लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। आपसे डेट पूछ लेता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, किस डेट में हुआ था? तो हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। सही। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था जी। अगला क्वेश्चन हमारा मतलब ये ऑप्शन है अगला हमारा कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अब डेट बोल रहा था कब हुई थी? जो हुई थी 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। ठीक, ईसा पूर्व। अगला हमारा ऑप्शन है वैशाली में महावीर स्वामी का हुआ था जन्म। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। डेट पूछता है कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में पावापुरी में महात्मा महावीर स्वामी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? जो हुई थी 468 ईसा पूर्व में। आपसे प्रश्न पूछ लेगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। डेट पूछ लेगा कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था।
पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको पता है हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है। सही है। ये प्रश्न आपसे इसमें पूछता है ऋग्वेद में कि ये मतलब सत्यमेव जयते, ये पूछता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो लिया गया ऋग्वेद से। और ये पूछता है मतलब किस वेद से लिया गया? तो ऋग्वेद से। और किससे लिया गया? तो लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से। किस वेद से लिया गया? तो ऋग्वेद से। सही है। अब दूसरा वेद हमारा है सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सामवेद को संगीत का जनक। संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। अथर्ववेद में जादू टोना इसे क्या कहा जाता है? इसे मतलब जादू टोना आदि के नाम से मतलब जाना जाता है इसे। और आयुर्वेद को प्रश्न पूछता है निम्न में से कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है? तो कौन सा वेद हमारा? आयुर्वेद में। ये हमारा गद्य और पद्य ये दोनों में लिखा हुआ है। सही। आपसे प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में कौन सा वेद गद्य पद्य में लिखा है? तो हमारा आयुर्वेद है। जादू टोना वाला वेद कौन सा? ये है अथर्ववेद है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बंद चलिए। सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है हर घर जल परियोजना को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, गोवा। तो हर घर जल परियोजना को लागू करने वाला तो राज्य हमारा क्या है? गोवा। चलिए गोवा के बारे में देखते हैं। गोवा के राज्यपाल के बारे में पूछ देगा। गोवा के राज्यपाल कौन हैं? तो इनके राज्यपाल हैं कौन है? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। राज्यपाल पूछ लेगा तो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं तो इसके मुख्यमंत्री कौन है? इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत हैं। देखिए दोस्तों गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वे हैं। देखिए दोस्तों गोवा के ये राज्यपाल हैं वर्तमान में वे हैं वर्तमान राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन। कौन है? पिल्लई। वर्तमान में पूछे तो कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। सही है। अब राजस्थान की बात करते हैं। जैसे कि गोवा के जो राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने कार्यभार संभाला था कुछ दिनों के मतलब पहले थे। अब वर्तमान में पूछे फिलहाल वर्तमान में तो इसके राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। इन्होंने शपथ कब ली थी? 15 जुलाई 2021 को गोवा के राज्यपाल बने थे। अब हमारा ऑप्शन मतलब सी के राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी है राजस्थान की राजधानी पूछता है तो क्या है? जयपुर। जयपुर इसकी राजधानी है। इसके राज्यपाल पूछे तो कौन है? राज्यपाल हैं इसके कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र हैं। और इसके मुख्यमंत्री कौन हैं? इसके मुख्यमंत्री हैं
अशोक गहलोत। कौन है इसके मुख्यमंत्री? कौन है? अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। राजधानी क्या है? जयपुर है। सही। अब असम की बात करते हैं। असम की राजधानी है वो है दिसपुर। राजधानी दिसपुर है। इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इसके राज्यपाल हैं असम के जगदीश मुखी हैं। इसके मुख्यमंत्री कौन हैं? वे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इसके ये मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। और प्रश्न पूछता है लखनऊ किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? गोमती नदी पर है। किस नदी पर है? गोमती नदी पर है। इसके राज्यपाल कौन हैं? वे हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और इसके मुख्यमंत्री पूछता है तो कौन है? योगी आदित्यनाथ इसके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। सही। और इससे मतलब उत्तर प्रदेश से इतने मतलब ये मेन फैक्ट बनते हैं उसके बारे पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछता है तो राजकीय वृक्ष हमारा कौन सा है? वो है अशोक। क्या है? अशोक राजकीय वृक्ष की बात करते हैं। और पक्षी की बात करें राजकीय पक्षी तो कौन सा है? पक्षी है सारस। कौन सा है? सारस है। सही। और खेल की बात पूछे मतलब राजकीय खेल कौन सा है? तो खेल हमारा इसका क्या है? हॉकी। क्या है? हॉकी राजकीय खेल। अब ये प्रश्न पूछता है कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है? तो यूपी दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। यूपी दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। सही। हमारा ये प्रश्न होगा। हमारा प्रश्न था हर घर जल परियोजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हमारा आंसर है गोवा। सही। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? इसमें है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। सही है। तो डेल्टा का निर्माण कौन सी नहीं करती है? तो डेल्टा का निर्माण ये दोनों नदी नहीं करती हैं। हमारा पहला ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अब नर्मदा नदी पूछता है नर्मदा नदी का उपनाम क्या है? तो उपनाम इसका रेवा बनते हैं। क्या बनते हैं? रेवा बनते हैं। ये कितनी दूरी तय करती है? ये करती है 1312 किलोमीटर। कितनी करती है? 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। किस राज्य से निकलती है? ये निकलती है मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है ये नदी। अब ताप्ती नदी के बारे में देखते हैं। ताप्ती नदी ये निकलती है सतपुड़ा की पहाड़ियों से। सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। किस स्टेट से निकलती है? ये निकलती है मध्य प्रदेश से। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। सही। और आपसे प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम को आती हैं? तो कौन सी नदी आती हैं? नर्मदा ताप्ती नदी। जैसे डायग्राम में देखते हैं। जैसे हमारा ये है, ये गुजरात है। ये क्या है? गुजरात। ये हमारा महाराष्ट्र है। ये हमारा गुजरात है। ऐसे
इतना गुजरात मान लेते हैं, ये महाराष्ट्र है, ये है हमारा यहाँ पे मध्य प्रदेश। यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ये हमसे ऐसे लिखती हैं, ऐसे इधर से लिखती हैं, मतलब इधर से ऐसे लिखती हैं, पूरब से पश्चिम को दिशा को जाती हैं। कहाँ पे जाकर गिरती हैं? जहाँ पे है ये अरब सागर। क्या है? अरब सागर। कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर में आके गिरती हैं। कौन सी नदी? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। आपसे प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से डेल्टा का निर्माण कौन सी नहीं करती है? नर्मदा ताप्ती दोनों हैं, ये नर्मदा मतलब डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अब गंगा के बारे में पढ़ते हैं। गंगा, इससे प्रश्न क्या बनते हैं कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो कौन सी है पवित्र नदी? किसे बोला जाता है? इसे बोला जाता है गंगा को। किसे बोला जाता है? गंगा को। सही। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भी ये लंबी नदी पूछे तो कौन सी है? गंगा नदी। और इसकी लंबाई पूछे, इसकी लंबाई पूछे तो कितनी है? हम लगभग में बताएंगे कितनी है? 25 कितनी है? 25 किलोमीटर। सही। हमारी और ये प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो कौन सी है? तो गंगा। कौन सी नदी है? गंगा नदी। और पूछता है राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था? इस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था? वो मिला था 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। सही। इतनी बात आप समझ चुके। भारत की पवित्र नदी पूछे तो कौन सी है? गंगा। सबसे लंबी नदी पूछे भारत की तो कौन सी है? गंगा। इसकी लंबाई पूछे तो 25 है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा है। इसकी मतलब कब इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला? वो मिला था 2008 को। सही। अब हमारा अगला प्रश्न है, चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्न है भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है चमड़ा पार्क? हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। सही। जैसे कि उत्तर प्रदेश के बारे में इतने फैक्ट बनते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है क्या है? लखनऊ है। कहाँ? लखनऊ राजधानी। सही। और इसमें कौन कौन से पार्क हैं? एक तो चमड़ा पार्क स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अगले जो पार्क हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि चंद्र प्रभा। कौन सा? चंद्र प्रभा। और दूसरा है दूधवा। कौन सा? दूधवा। जी, चंद्र प्रभा और दूधवा पार्क कहाँ स्थापित हैं? कहाँ स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में। अब गोवा के बारे में देखते हैं। गोवा की राजधानी कौन सी है? यह है पणजी। राजधानी को पूछे तो कौन सी है? पणजी। गोवा में कौन सा नेशनल पार्क है? तो कौन सा है? यह है महावीर स्वामी पार्क। कौन सा पार्क है? महावीर स्वामी नेशनल पार्क। सही है। अब असम के बारे में देखते हैं। असम की राजधानी क्या है? यह है दिसपुर। इसमें कौन कौन से पार्क हैं? इसमें हैं नंबर 1 काजीरंगा, दूसरा है मानस और तीसरा है नामेरी। कौन कौन से पार्क हैं असम में? काजीरंगा बहुत पूछता है प्रश्न में। कौन से हैं? असम में बहुत पूछता है। काजीरंगा पार्क कहाँ स्थित है? वो असम में। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा पार्क। दूसरा है मानस और तीसरा नामेरी। सही है। हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसमें कौन कौन से पार्क हैं? इसमें हैं केवला देव पार्क और दूसरा है रणथंभौर पार्क। कौन सा? रणथंभौर पार्क। सही है। अब हमारा चलिए अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं।
चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। हमारा प्रश्न क्या है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है राष्ट्रीय, कौन सा मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। कौन सा मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को मनाया जाता है, कौन सा मनाया जाता है, पंचायत, कौन मनाया जाता है, पंचायत दिवस। कौन सा, पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 19 नवंबर को पूछता है, 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है शौचालय दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, शौचालय दिवस। पेपर में पूछता है शौचालय दिवस को मनाया जाता है, बनाया जाता है 19 नवंबर को मनाया जाता है। और पंचायत दिवस को मनाया जाता है 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, वो पाई जाती है कम पाई जाती है, समताप मंडल में। किस में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। पूछता है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न के बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, आपको पता है किस में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, समताप मंडल में। ओजोन परत का क्या मतलब काम क्या होता है, ये होता है ये पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। कौन सी निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें। बैगनी किरणों को क्या करती है, ये रोकती है। क्या करती है, पृथ्वी से आने से रोकती है ओजोन परत। सही है, किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ते हैं। क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल में ये मौसम से संबंधित इतनी मतलब घटना होती हैं, मौसम से संबंधित क्या होता है, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, वे होती हैं क्षोभ मंडल में संबंधित सभी घटनाएं। सभी घटना किस मंडल में घटती हैं, वो घटती हैं क्षोभ मंडल में घटती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और समताप मंडल में क्या, ये वायुयान होते हैं, वे किस मंडल में उड़ती हैं, वे उड़ती हैं समताप मंडल में। अब आयन मंडल के बारे में देखते हैं। आयन मंडल में ये दूरसंचार होते हैं, जैसे दूरसंचार, जैसे रेडियो तरंगें वो किस मंडल से संबंधित है, वे संबंधित हैं आयन मंडल से। किस मंडल से, आयन मंडल से संबंधित हैं। सही। और इसे आयन मंडल से संबंधित, और ये नहीं दे रखा होता है तो इसका मतलब इंग्लिश नाम दे रखा है, जैसे ट्रॉपोस्फियर। चलो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते ही छोड़ो। चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्न अगला है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है, ये है बैडमिंटन से संबंधित। प्रश्न में बहुत प्रश्न पूछता है कि थॉमस कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। और चलिए बैडमिंटन से इतने मतलब ये हैं और कप हैं, उसके बारे में देखते हैं कौन से हैं। थॉमस कप है, उबेर कप है, कौन से, उबेर कप। और अगला है दीवान कप और अमित अग्रवाल कप। अग्रवाल कप, नारंग कप और सुधीर मन कप। ये आदि कप हैं, वे किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित हैं। उबेर कप, दीवान कप, अमित अग्रवाल कप, नारंग कप और सुधीर मन कप
क्रिकेट से संबंधित हैं उसे देखते हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। और हॉकी से संबंधित देखते हैं, जैसे ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खा कफ। और अगला है रंगास्वामी, ये बहुत पूछता है, रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से कौन से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है। बैडमिंटन से उबेर कप है, दीवान कप है, अमित अग्रवाल नारंग कप, सुदीर्घन कप। ये आदि मतलब जिन खेलों से संबंधित हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों अगला दो क्वेश्चन है, लोकसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद से संबंधित है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लोकसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? 81 से है। हम इसे याद कैसे कर लेंगे? जैसे कि हमने शब्द ले ली सरला, ऐसे हमारा बन गया संसद। क्या बन गया हमारा? संसद। हमारा संसद मतलब ऐसे बन गया हमारा संसद। तो संसद किस अनुच्छेद से है? 89 से संबंधित है। आर से बन गया हमारी राज्यसभा। क्या बन गई? जैसे हम इसे ट्रिक से याद करते हैं, जैसे सरला शब्द ले लिया हमने, तो ऐसे हमारा क्या बन गया? संसद बन गई। आर से हमारी राज्यसभा बन गई, और एल से बन गई हमारी लोकसभा। सही है, सरला से याद करते हैं। हमारी क्या है? 79। सही है, 79 में कौन सा है? हमारी संसद है। 80 यहाँ राज्यसभा संबंधित है, और 81 में लोकसभा। अब पूछता है लोकसभा के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए लोकसभा के लिए? 25। कितनी होनी चाहिए लोकसभा के लिए? 25। और राज्यसभा के लिए पूछे, राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए। सही है। और प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और लोकसभा में पूछे कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये किया जाता है 2, मतलब 2 सदस्यों को। कितने? 2 सदस्यों को। वे कौन से होते हैं? वे होते हैं अंगल भारतीय होते हैं। और जो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, वे किस अनुच्छेद के तहत करता है? वो करता है 331 अनुच्छेद के तहत करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 331 अनुच्छेद के तहत 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किस में करता है? लोकसभा में। सही है। संसद हमारी 79 में है, इसमें हमारी संसद है। इसमें हमारी राज्यसभा 80 में, 81 में लोकसभा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद सम्राट आपके अपने YouTube चैनल रंगपुर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी अपने YouTube चैनल पर रंगपुर अकेडमी पर। तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को शेयर किया गया था, और उस प्रॉब्लम्स को मैंने शेयर करने के बाद आपसे अपनी हेल्प भी मांगी थी।
और दोस्तों आप लोगों का प्यार बना रहा और आप लोगों ने मेरी बहुत सी हेल्प की है। तो आज से हम लगातार पढ़ाएंगे आपके लिए, वीडियो अपनी अपलोड करते रहेंगे। और जिस तरह से आपने प्यार बनाए रखा है और इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें। आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, जिसको मैं पूरी लाइफ संघर्ष करने के बाद भी आपका एहसान नहीं उतार सकता। और दोस्तों प्लीज़ जिन जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने हमारा रंगपुर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।